हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में चर्चा करेंगे और यह चर्चा सुरक्षा बल की संकल्पना के विशेष संदर्भ में की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द सेफ्टी वॉल्व थेसिस रिलेटिंग टू द बर्थ ऑफ द कांग्रेस। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग इसी विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे यह आप लोगों को पता भी होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था और उसी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। पहले इसे पूना में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण अधिवेशन बम्बई में किया गया था। इस प्रथम अधिवेशन में देश के विभिन्न भागों से आए कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी स्थापना का श्रेय स्कॉटलैंड के एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को दिया जाता है, एओ ह्यूम को, जिसने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन की अनुमति एवं सहयोग से इस संगठन की स्थापना की थी। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। इन तथ्यों से आप भली भांति परिचित हैं। तो अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में जो सुरक्षा बल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में जो सुरक्षा बल अर्थात सेफ्टी बल्ब की जो परिकल्पना प्रस्तुत की गई है उसके अंतर्गत मान्यता यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, जो तत्कालीन वायसराय थे। इसके माध्यम से जनता में पनप रही सरकार के प्रति असंतोष और उनकी क्रांतिकारी भावनाओं का पता लगाकर सरकार के विरुद्ध होने वाली किसी क्रांति को रोका जा सकता था। इसीलिए लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रवादियों की सहायता से ऐसे किसी संगठन की स्थापना का सुझाव दिया जिसकी परिणति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में हुई थी। तो ये सुरक्षा बल की जो संकल्पना है सेफ्टी वॉल्व की, उसके तहत मान्यता ये है। तो इस परिकल्पना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करना नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य पर राष्ट्रवादी आंदोलनों से उत्पन्न होने वाले खतरों से उसे बचाना था। आगे बढ़ें। सबसे पहले हम लोग इस परिकल्पना से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों पर विचार करते हैं। तो दोस्तों, इस परिकल्पना का स्रोत जो है वह वर्ष 1913 में वेडरवर्न द्वारा लिखी गई ह्यूम की जीवनी है। इस तथ्य से आप परिचित हैं कि ह्यूम की जीवनी वेडरवर्न ने लिखी थी और यह 1913 में प्रकाशित हुई थी। इसमें एक 7 खंडों वाली रिपोर्ट का उल्लेख था जो ह्यूम को प्राप्त हुआ था और उससे भारत में एक क्रांति होने की भावना का पता चलता था। तो इस रिपोर्ट को खुफिया विभाग की रिपोर्ट मानते हुए तथा इसका हवाला देते हुए सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के नरमपंथी रुख पर प्रहार करने के लिए 1916 में अपने यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख में सुरक्षा बल्ब की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अर्थात सुरक्षा बल्ब की संकल्पना सबसे पहले लाला लाजपत राय द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यंग इंडिया में 1916 में उन्होंने जो एक लेख लिखा था उसमें लाजपत राय के अनुसार कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने से अधिक ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरों से उसे बचाना था। जैसा कि आप सबों को पता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था
1885 से 1905 के बीच का चरण उसे नरमपंथी आंदोलनों का दौर कहा जाता है। और इस अवधि में जो भारत के नरमपंथी राष्ट्रवादी थे वो व्यापक जनसहभागिता पर जुझारू आंदोलन चलाने के विरुद्ध थे, क्योंकि इससे ब्रिटिश सरकार पर खतरा उत्पन्न होने का अंदेशा था और आंदोलनों का दमन हो सकता था। जबकि दूसरी तरफ जो गर्मपंथी नेता थे वह व्यापक जनसहभागिता पर जुझारू आंदोलन चलाना चाहते थे। तो इसी क्रम में लाला लाजपत राय ने इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया। तत्पश्चात मार्क्सवादी इतिहासकार रजनी पालमे दत्त इन्होंने इसी परिकल्पना का सहारा लेते हुए कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि उसका चरित्र दोहरा है। वस्तुतः कांग्रेस ब्रिटिश बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध संघर्षरत रहते हुए भारतीयों का नेतृत्व भी करना चाहती है। कांग्रेस ने साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया और जब जनता ने क्रांति के रास्ते पर बढ़ना शुरू किया तो उसे धोखा देकर के साम्राज्यवाद का साथ दिया कांग्रेस ने। इनके अनुसार कांग्रेस के तत्वावधान में जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन हुए और जब आंदोलन जुझारू हुए और जब साम्राज्यवादी सरकार के विरुद्ध खतरा उत्पन्न होने लगा तो कांग्रेस ने आंदोलन को वापस ले लिया और इस प्रकार कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया। यह रजनी पालमे दत्त की मान्यता है और उसमें उन्होंने इसी परिकल्पना का सहारा लिया। इसी प्रकार 1939 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक MS गोलवलकर ने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता के कारण इसे गैर राष्ट्रवादी संगठन ठहराने के लिए इस संकल्पना का सहारा लिया तथा यह आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देकर कांग्रेस हिंदू राष्ट्रीय चेतना को समाप्त कर रही है। अन्य व्यक्तियों जिन्होंने इस परिकल्पना का समर्थन किया है उनमें CF एंड्रयूज हैं और गिरिजा मुखर्जी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुरक्षा बल्ब की जो परिकल्पना है उसके विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि ह्यूम जो थे वो राजस्व, कृषि एवं वाणिज्य विभाग के सचिव थे और इनकी पदस्थापना शिमला में थी। 1879 में नीति संबंधी मतभेद के कारण ह्यूम को लीटन ने पदावनत कर दिया था, अर्थात इनका डिमोशन कर दिया था। अतः सरकार से इनके संबंध जो थे वो दोस्ताना नहीं थे। अतः खुफिया या पुलिस विभाग के ऐसे किसी रिपोर्ट का इन्हें प्राप्त होना संभव नहीं था। नंबर 1। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ह्यूम की जीवनी के अन्वेषण से यह बात पता चलती है कि जिसे खुफिया विभाग की रिपोर्ट समझा गया था वस्तुतः वह कुछ ऐसे साधुओं से संबंधित थी जिन्हें कथित तौर पर पारलौकिक शक्तियां प्राप्त थीं। इनका जनता पर काफी नियंत्रण होता था और किसी क्रांति को रोकने में इनकी भूमिका काफी मददगार साबित हो सकती थी, ऐसा लिखा गया है। यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज थी तो इसके तीसरे ही अधिवेशन से डफरिन ने इस संगठन का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो इन बातों से साबित होता है कि ह्यूम और डफरिन में कोई गठबंधन नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की स्थापना का सच क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि कांग्रेस की स्थापना 1875 से 1885 के बीच भारत में पनप रही राजनीतिक चेतना की अखिल भारतीय स्तर पर संगठित अभिव्यक्ति थी। इस अवधि में लगभग समूचे भारत में नए नए राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आ चुके थे, जैसे पूर्वी भारत में इंडियन एसोसिएशन 1876 में, दक्षिण में मद्रास महाजन सभा 1884 में, मुंबई में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो के अंत में करेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुए थे। तो इस दौरान अनेकों राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाएं भी अस्तित्व में आ चुकी थीं, जो समूचे भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का एक सशक्त माध्यम थी। राष्ट्रवादियों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी संदर्भ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के इंडियन एसोसिएशन ने
वर्ष 1883 में कलकत्ता के इल्बर्ट हॉल में अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसी सम्मेलन में 1885 में दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा भी की गई थी। 1883 में देशव्यापी स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलनों हेतु धन संग्रह का कार्य प्रारंभ किया गया था। 1885 में भारतीयों ने स्वैच्छिक संगठनों में भागीदारी के लिए आंदोलन भी छेड़े थे। तो इस अवधि में राष्ट्रवादियों में काफ़ी आत्मविश्वास आ चुका था। जैसे 1875 के बाद वस्त्र आयात शुल्क को लेकर के आंदोलन किया गया। 1877-78 में सरकारी नौकरियों के भारतीयकरण, सिविल सर्विसेज परीक्षाओं का भारत में आयोजन हेतु किया जाने वाला आंदोलन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध प्रेस द्वारा किया जाने वाला आंदोलन, इल्बर्ट बिल आंदोलन इस काल के राष्ट्रीय चेतना को ही अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार इस अवधि में भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो चुकी थी और राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब ह्यूम जो थे वो एक उदारवादी व्यक्ति थे और 1883 से ही भारतीयों में उत्पन्न हुई राजनीतिक चेतना को संगठित रूप देकर इसे वैधानिक स्वरूप प्रदान करने हेतु सक्रिय थे। जैसे 1883 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक खुला पत्र लिखा जिसमें उन्हें संगठित होकर भारतीय कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी थी। 1884 के अंत में उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादियों से मुलाकात कर एक राष्ट्रीय संगठन की गुप्त योजना तैयार की थी। इस क्रम में मई 1885 में उन्होंने डफरिन से मुलाकात भी की और अनुमति प्राप्त कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को सुगम बनाया। राष्ट्रवादियों ने ह्यूम को कांग्रेस का मुख्य संगठनकर्ता इसलिए बनाया क्योंकि कांग्रेस जैसे सरकार विरोधी संगठन का मुख्य संगठनकर्ता यदि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी होता तो सरकार द्वारा कांग्रेस पर हमले की गुंजाइश कम होती। अतः ह्यूम की भूमिका एक तड़ित चालक के रूप में थी। तो इस प्रकार कांग्रेस की स्थापना उस अवधि में देश में उत्पन्न हो रही राजनीतिक चेतना की राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित अभिव्यक्ति थी। इसमें डफरिन और ह्यूम के गठबंधन की कोई भूमिका नहीं थी। अब हम लोग कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ प्रमुख राजनीतिक संगठन जो स्थापित हुए थे उन पर एक नज़र डालें जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जमींदार सभा लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रयत्नों से हुई थी। यह आधुनिक भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसने करमुक्त भूमि को सरकार द्वारा अधिगृहित करने और उन पर कर लगाने का विरोध किया था। दूसरा प्रमुख संगठन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था। अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में राजेंद्र लाल मित्तल, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रयत्नों से इस संगठन की स्थापना की गई थी। भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाली यह पहली संस्था थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और इसके लिए इस संस्था ने सरकार को कई ज्ञापन भी सौंपे थे। इसमें जमींदार सभा का विलय हो गया। 1870 तक यह संस्था निष्क्रिय हो गई थी। अब तीसरा जो प्रमुख संगठन है वह इंडियन एसोसिएशन है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सर्वाधिक प्रमुख एसोसिएशन था, संगठन था, राजनीतिक संगठन। इसकी स्थापना जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता के इल्बर्ट हॉल में इस संस्था की स्थापना की गई, जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सर्वाधिक प्रभावशाली संस्था थी। लीटन द्वारा सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की उम्र घटाने के विरुद्ध इस संगठन ने बड़ा आंदोलन चलाया था। चौथा प्रमुख संगठन बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था। इसकी स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा बम्बई में स्थापित की गई। इस संगठन ने सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति और सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के भारत में आयोजन के लिए इस संगठन द्वारा आंदोलन चलाया गया था, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन।
दूसरा महत्वपूर्ण संगठन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना वर्ष 1866 में भारतीय समस्याओं पर विचार करने और ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी ने लंदन में इसकी स्थापना की थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में की गई थी 1866 में। इसी प्रकार मद्रास नेटिव एसोसिएशन वर्ष 1852 में मद्रास में स्थापित इस संगठन ने 1857 की क्रांति का विरोध किया था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने 1857 की क्रांति का विरोध किया था। पूना सार्वजनिक सभा वर्ष 1870 में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा पूना में स्थापित किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य महाराष्ट्र में राजनीतिक चेतना जागृत करना तथा समाज सुधार के कार्य करना। प्रार्थना समाज के अंतर्गत इस संगठन का गठन हुआ था। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। 8वां इंडिया लीग वर्ष 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान कर उनमें राजनीतिक चेतना फैलाने हेतु इस संगठन की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार 1875 से 1885 के बीच कई संगठन, राजनीतिक संगठन स्थापित हो चुके थे और जनता में राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न हो चुकी थी और इन्हीं राष्ट्रवादी भावनाओं की संगठित अभिव्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें।